आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस ने जिंदगी के तकरीबन हर शोबे को मुतासिर किया है। मुल्क के किसान, मजदूर और बुनकरों के सामने एक बार फिर शदीद बहरान पैदा हो गया है। सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया गया है। क्या इस पैकेज से गरीब किसान, मजदूर और बुनकरों को राहत मिल रही है? इसके अलावा इन मुश्किल हालात और रोजमर्रा की जिंदगी पर इनके क्या कुछ असरात मुरत्तब हो रहे हैं? और कोरोना वबा के इस दौर में आखिर जिंदगी हमवार कैसे हो? आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। मुल्क के किसान, मजदूर और बुनकरों के सामने एक बार फिर शदीद बहरान पैदा हो गया है। सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया गया है, पर इस पैकेज का सीधे तौर पर गरीबों, किसानों, बुनकरों और मजदूरों को अभी तक फायदा नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस का मुकाबला पेट की भड़कती हुई आग को बुझाना और अपने घर बार की भी फिक्र करना है। आज मुल्क का किसान और बुनकर तबका खून के आंसू रो रहा है। आखिर जिंदा रहने के लिए कौन सा कदम उठाया जाए? रोजी रोटी का जरिया ठप है। पिछले 3-4 माह से कारोबार ना के बराबर है। हुकूमत बहुत सारी सहूलियात का ऐलान कर रही है, लेकिन एक भी सहूलत कहीं नजर नहीं आती। सरकार ऐलान और दावे तो खूब कर रही है, लेकिन इसकी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे सीधे सीधे किसानों, मजदूरों और बुनकरों को ही फायदा मिले। आज के इस बहरानी दौर में गरीब तबका किससे अपनी रुदादे गम बयान करे? कौन सुनने वाला है? आज के हालात ऐसे हैं कि बुनकरों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। दूसरों का तन ढकने वाला बुनकर आज अपना तन ढकने का इंतजाम करने से महरूम होने की सूरत में है। दूसरी तरफ इंसानों का पेट भरने वाला किसान भी मुश्किल हालात से दो चार है। सरकार की तरफ से किसानों के लिए भी ऐलान खूब हुए, लेकिन जमीन पर हालात बेहतर नजर नहीं आते। ऐसे मुश्किल हालात में गरीब किसान, डेली वेजर और बुनकरों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ इन गरीब परेशान हाल लोगों को कभी बिजली बहरान का सामना, कभी बिजली की इजाफी शरह का सामना। आखिर कैसे इन सारे मसाइल का हल हो? दूसरी तरफ सरकार के सामने भी बड़ा चैलेंज है। मुल्क में कोरोना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सवाल यही कि आखिर सरकार ने इन गरीब और पिछड़े तबके के लिए क्या कोई लाही अमल तैयार किया है? क्या सरकार ऐलान और वादों से हटकर कुछ अमली तौर पर कदम उठाएगी? मुल्क का बुनकर और किसान सरकार की तरफ देख रहा है। ऐसे हालात में सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और मुल्क के गरीब किसान, परेशान मजदूर, बदहाल बुनकरों के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में मुल्क का ये तबका खुशहाल हो सके और कोरोना वबा के बाद ये अपने आप को दूसरों से पिछड़ा हुआ महसूस न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना के इस दौर में आखिर जिंदगी हमवार कैसे हो? क्योंकि गरीब, मजदूर हो, बुनकर हो, किसान हो, इनके सामने एक बड़ा चैलेंज जरूर है। पिछले 3-4 महीने से जिंदगी पूरी तरह से ठप है। अब जबकि रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह से खुलनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बाकायदा पूरे तौर पर सारी चीजें शुरू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में एक तरफ कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पिछले 3-4 महीने से जो कारोबार है, जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, वो एक तरह से ठप हैं। इंसानों की जिंदगी में किस तरह से जहनी दबाव क्या कुछ है, जहनी जो प्रेशर है वो कितना ज्यादा है या कितना प्रेशर पड़ रहा है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जहनी दबाव कितना ज्यादा है। और इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से अब मजदूर, गरीब, किसान, बुनकरों
कि जो जिंदगी है, जो जिंदगी की एक राह है, उसे हमवार करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या जो पैकेज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया गया सेंटर की तरफ से, क्या उस भारी भरकम पैकेज की वजह से अब राहत मिल रही है गरीबों को, पिछड़ों को, बुनकरों को और इसके अलावा किसानों को? इसे भी हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शैलेश पांडे जी हैं, तर्जुमान हैं शिवसेना के। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। डॉक्टर कशिका जैन जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। जहनी दबाव कितना कुछ इस दौर में लोगों पर है, इस पर भी हम कशिका जी से बात करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल। वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में बीजेपी और कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले कशिका जैन जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से जिंदगी पूरी तरह से ठप है। लोगों के सामने एक डर और खौफ है, और जितनी तेजी से इस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों में डर और खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। मैं आज डिबेट में कशिका जी समझना यह चाह रहा हूं कि लोगों में जहनी तनाव कितना ज्यादा होगा, या इस जहनी तनाव के चलते लोगों में किस तरह की परेशानियां होंगी, किस परेशानी से लोग गुजर रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे कोरोना के केसेस इस टाइम बढ़ रहे हैं तो लोगों में मानसिक तनाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अभी मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें बताया गया है कि 20 to 30% जो है ना डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं। लोगों में इरिटेशन बढ़ रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और उनमें इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है अपना फ्यूचर डार्क में कि अगर वो काम नहीं करेंगे, इस तरह से फियर में जिएंगे तो किस तरीके से उनका घर चलेगा। तो उनके आपसी रिश्ते भी इस वजह से इफेक्ट हो रहे हैं और उनकी जो मेंटल इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है। जैसे अभी कोरोना में है कि जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है उसको कोरोना का उतना कम खतरा है। इसी तरीके से हमारी मेंटल इम्यूनिटी भी होती है, लेकिन जो हमारे गरीब भाई हैं जिनको दिखाई दे रहा है कि रोज़ाना का कमाना, रोज़ाना उनका घर चलता है, उनको ये बात समझ में आनी कि आप रिलैक्स रहो, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बातें उन्हीं को ज़्यादा समझ में आती हैं जिनके पास कुछ सेविंग्स होती हैं, लेकिन जिनका घर रोज़ाना की कमाई पर चलता है उनको ये सारी बातें ऐसी लगती हैं जैसे कुछ किताबी बातें जैसी हों। पर सभी को हमको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे में अगर हम अपने आप को तनाव में घेर लेंगे तो उससे हमारे शरीर पर, हमारे मन पर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा उससे हमारे को ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस टाइम हमको चिड़चिड़ाना नहीं है, इस टाइम हमें गुस्सा नहीं होना है, हमें ये नहीं देखना है कि सरकार क्या कर रही है या कोई और क्या कर रहा है। हमें ये देखना है कि हम कितनी सावधानी रखकर अपने काम को कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और मन जब दोनों मजबूत होगा तभी हमें अंधेरे में भी कुछ नई रोशनी नजर आएगी और इसी तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी कोरोना के साथ हमें कुछ महीने, हो सकता है उससे भी ज्यादा रहना पड़े। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप घर में ही रहेंगे। जैसे मैंने भी अब क्लिनिक अपना स्टार्ट कर दिया है तो हम लोग भी जाते हैं, और हम ही क्या सारे ही लोग जा रहे हैं तो ध्यान रखते हैं कि ग्लव्स पहने हैं, बार बार हाथ धोएं अगर आपने किसी ऐसी चीज़ को टच कर लिया है जहाँ बहुत सारे लोग टच करते हैं, मास्क पहन कर निकलें आप। इसी तरीके से और बहुत सारे प्रिकॉशन है। मैं हमेशा सबको समझाती हूँ कि आपको ऐसे मानना है कि जैसे सामने वाले को कोरोना है। मतलब ये थोड़ा सा बोलने में भी गलत लगता है और सुनने वाले को भी शायद अच्छा ना लगे, बट हमें अपने माइंड में ये फिक्स करना है ऐसे कि सामने वाले को जैसे कोरोना है तो हमें उससे एक डिस्टेंस बिल्कुल बहुत नाजुक वक्त है और एहतियात बहुत जरूरी, और ऐसे वक्त में जहनी तौर पर बहुत मजबूत रहने की जरूरत है। इस पर और आगे कशिका जी हम बात करेंगे। मेरे साथ दो और खास मेहमान डिबेट में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त राजीव पांडे जी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और तनुज पुनिया साहब नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एससी डिपार्टमेंट यूपी कांग्रेस कमेटी के, आप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज पुनिया जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं राजीव पांडे आपके पास आना चाहूंगा। राजीव पांडे जी, आज जो हमारे डिबेट का टॉपिक है या डिबेट का जो मौजू है वो यही है कि जाहिर सी बात है एक लंबा लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कोरोना के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं और अब अनलॉक की जिंदगी में हम लोग एक तरह से एक राहत मिली है लॉकडाउन से और उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अभी भी राजीव पांडे जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि लोगों की जिंदगी में आसानियां किस तरह से आए, उनकी जिंदगी जो है वो एक तरह से हमवार किस तरह से हो। गरीब, मजदूर, बुनकर जो परेशान है, इनकी परेशानियां कैसे कम की जाएं? राजीव पांडे साहब। देखिए अबू जी,
अभी जो मैडम कह रही थी जी कि ये एक तो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उस पर बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हम लोगों को मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई तो बहुत लंबी लड़ाई दिख रही है। क्योंकि अभी तक भी कहीं से भी चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो या इंडिया से, या अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है और इसके वैक्सीन आने में और दवा आने में समय लगेगा। तो अब हमें ये पता है कि हम सबको इस कोरोना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लगभग 3 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन, चाहे लॉकडाउन 1, 2, 3 होकर के और अनलॉक की स्थिति आ गई है, और हम कोरोना के साथ कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, डे टू डे लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, उसकी बात है। तो देखिए, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो विषय है कि जो हमें सावधानी बरतनी है उसको हमें ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि अब हमें घर से बाहर जाना है। तो सावधानी बरतते हुए अब हमें काम करना है। अब काम करने के लिए आपने एक सवाल पूछा कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उसके लिए सरकार ने क्या किया। देखिए, हमारा जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस का सेक्टर है। उसके लिए इतनी बड़ी जो लेंडिंग शुरू हो गई है, और अगर आप केवल जा करके देखें कि बैंकों ने कितना लेंड किया है तो आपको पता चलेगा, उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा। परसों जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने 80 करोड़ लोगों के लिए जो उनको जो अन्न वाली जो बात हुई है कि हम नवंबर तक हम सब लोगों के 80 करोड़ लोगों को हम चावल, दाल और गेहूं देंगे, तो ये गरीबों के लिए ही है। अच्छा। तीसरी बात जो है कि अगर आप देखें कि अप्रैल में जो जीएसटी का कलेक्शन था वो करीब 32,000 करोड़ था, मई में जाकर के वो 62,000 करोड़ हुआ, और जून में जाकर के वो करीब 91,000 करोड़ हुआ है। तो इस लॉकडाउन में भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है तो लोगों ने काम भी किया होगा, इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। पूरे देश में इतने बड़े लॉकडाउन होने के बावजूद कहीं भी खाने पीने का जो सामान है या जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। कहीं ये बात नहीं हुई कि बड़े महानगरों में खाने के सामान अवेलेबल नहीं है। तो ये सब देखिए, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। मैंने एक बहुत बात बताई कि जून के महीने में करीब हम 91,000 करोड़, एक लाइन और, ठीक है, अगर आप देखिए, जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी एक लाइन और, क्या है कि अगर आप कार सेल्स देखें तो जून में करीब 51,000 से ज्यादा कार बिकी है मारुति की, और 21,000 से ज्यादा छोटी कारें हुंडई की बिकी है। सब बड़े लोगों की बात है कि हम लाइन पर बड़े लोगों की बातें हैं। गरीब मजदूर, किसान, बुनकर जो कारें नहीं खरीद रहा। राजू पांडे जी, मेरे ख्याल से बात हो गई। मैं तनुज पुनिया से मैं इस पर अब रिएक्शन ले लेता हूँ। तनुज पुनिया जी, जो बात है, 80 करोड़ लोगों को जो दिया है, जी जी जी, ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं जल्दी सारे मेहमानों को जोड़ लेता हूं डिबेट में। मैं तनुज पुनिया जी, जो बातें राजीव पांडे जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का ऐलान किया गया, इसके अलावा बैंक अपनी तरफ से लोन और सारी चीजों का ऐलान कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान, बहुत भारी भरकम पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया, गवर्नमेंट ने ऐलान किया। मेरा सवाल है तनुज पुनिया जी, ये है, क्या जमीनी सतह पर वो तमाम चीजें दिख रही हैं? क्या हकीकत में वो चीजें दिख रही हैं आपको? नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 20 लाख करोड़ का आपने ऐलान किया, बैंकों के माध्यम से आप लोन देने की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बैंकों के पास जब खुद ही पैसा नहीं है, वो खुद ही पैकेज मांग रहे हैं, तो वो कहां से मुहैया कराएंगे? हर जगह लोन रिजेक्ट होता जा रहा है। जो छोटे मैं जैदपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा हूं, वहां पे सबसे ज्यादा बुनकर की तादाद है। आज एक्सपोर्ट एकदम जीरो है। ये राशन की बात कर रहे हैं, राशन चलिए आपने बांट दिया, लेकिन घर कैसे चलेगा? दवाइयां कैसे आएंगी? और जरूरत के सामान कैसे आएंगे गरीबों के पास? ये पैसा डायरेक्ट जब तक कि उनके खाते में नहीं जाएगा तब तक कि ये असंभव है। और जहां तक इन्होंने बात की राशन पहुंचाया है, मई के महीने में 8 तारीख के पहले हफ्ते में आपका जो राशन कार्ड वाली जो साइट है आपकी सरकारी साइट, वो उत्तर प्रदेश में क्रैश कर गई थी। 25 तारीख तक वो ऑन नहीं हुई, कोई नया राशन कार्ड नहीं बना, कोई जिसको राशन कार्ड नहीं था उसको राशन मिल नहीं रहा था। बड़ी मेहनत करके अपने क्षेत्र में प्रशासन से बात कर करके लोगों को राशन मुहैया करवाया गया है। अब यहां पे बुनकरों की हम बात कर रहे थे, अभी
एक हमारे बुनकर भाई हैं, कोरोना काल में उन्होंने 6000 का प्रोडक्शन किया है, 6000 की उनकी सेल हुई, उनका बिजली का बिल 5700 रुपए आया है, 5700 रुपए आया है। और अब बताइए 300 रुपए में एक महीने में वो आदमी क्या अपने बच्चों को खिलाएगा और क्या वो अपने परिवार को खिलाएगा। तो ये सब बातें हैं, इन सब पे भी गौर करना पड़ेगा। आज एक्सपोर्ट बंद है, हर बुनकर जो है जो एक्सपोर्ट करता था सारी उसकी सेल वहां से, सारी उसका मुनाफा वहां से आता था। एक भी अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज में कोई भी एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है आज हमारा। तो ऐसे में आपको डायरेक्ट लाभ पहुंचाना पड़ेगा बुनकरों को या छोटे व्यापारियों को या स्ट्रीट वेंडर्स को या जितने भी आपके रेडी पटरी वाले हैं, उनको डायरेक्ट लाभ जब तक खाते में पैसा नहीं जाएगा तब तक के इस कोरोना काल में जो है लोगों की पीड़ा बढ़ती जाएगी, लोगों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी, आत्महत्याएं बढ़ती जाएंगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 2006 में सरकार की बुनकरों के लिए एक काम किया था कि 1 हॉर्स पावर आपका 150 रुपए में 2 मशीन चलती थी, 150 रुपए बिल आता था आपका बिजली का। 4 दिसंबर को योगी सरकार ने वो सब्सिडी खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि हम दूसरी तरह से सब्सिडी देंगे, पहले पूरा बिल आएगा आपका, फिर आप उसको फिर आप उसमें से सब्सिडी आपको कैशबैक के रूप में आ जाएगी। तो ये समस्या थी। अब यहां पे देखिए 5700 बिल आ रहा है 6000 की सेल में। नहीं बिल्कुल, एक तरफ कोरोना का चैलेंज है, कोरोना से एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार को जहां मदद करनी चाहिए थी वहां पर सरकार की तरफ से भी एक तरफ मुश्किलात का सामना है। मैं इस पर आगे और हम बात करेंगे। जो बुनकरों का मसला जो आपने उठाया इस पर और हम बात करेंगे तनुज पुनिया जी। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अफजल अब्बास साहब, एक तरफ सरकार तो कहती है कि वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों और बुनकरों के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जो पैकेज है उसका फायदा इन लोगों को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि परेशानी अफजल अब्बास साहब सामने अब है, मुश्किलात का दौर अभी है, लेकिन जमीनी सतह पर जिस तरह से तनुज अभी बता रहे थे कि जमीनी सतह पर वो तमाम चीजें अभी तक नहीं दिख रही हैं, चाहे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट की बात कर लें। अफजल अब्बास साहब, देखिए आप बोल रहे साहब, जहां बिहार के सवाल आप कर रहे हैं तो अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि 80 करोड़ तक के लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार सरकार ने अभी जितने भी राशन कार्ड नहीं थे, अब वो 21,90,000 नए राशन कार्ड भी दिए। मैं इसका मतलब ये सरकार अपनी मंशा के मुताबिक सरकार जो है गरीबों के गरीबों के हित में काम करने की कोशिश करिए। देखिए बिल्कुल सही है, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि इस मुश्किलात में सबको साथ देना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि कोई भूखा न रहे, परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर की जाए, लेकिन ये वबा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनियाई आलमी सतह पे है, तो परेशानियों से निजात पाने के लिए वक्त तो लगेगा। सरकार ने नई नई स्कीमें बनाई। अब केंद्र सरकार ने जो राशन के अनाउंस किया है, देखिए आप देखिए मैं वो शख्स हूं जो अपनी गलती होती है उसको एडमिट करता हूं। इतना तो हमारी कम से कम 80 लाख करोड़ जनता के बीच में राशन का जाएगा, कुछ तो राहत मिलेगा। मैं मानता हूं कि पूरी तरह से मुकम्मल उनकी जरूरत को पूरा नहीं किया जाता, लेकिन वक्ती तौर पे उनके राशन, चावल, दाल और चना और आटा मिल रहा है तो कम से कम ये परिवार 2 रोटी तो खा सकते हैं। हाँ, इनके बाद अच्छी बात है, कम से कम बिहार में मिल रही है जो डेली वेजेस है, जो ये अफजल अब्बास साहब, ये अच्छी चीज है, कम से कम बिहार में चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल। अब यूपी की तस्वीर तनुज पुनिया बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से लोग परेशान हैं। 90,000 जी, हमें 21,90,000 नए राशन कार्ड बनाए गए इस लॉकडाउन के दौरान, मुख्यमंत्री ने दिया भी है और हर सबको राशन। मैं राजू पांडे जी आपको आ रहा हूं, मैं शैलेश जी को भी जोड़ लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। जी बिल्कुल, मैं शैलेश पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। शैलेश जी, डिबेट हमने शुरू किया था तो हमारे साथ जो साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कशिका जैन ने कहा था कि इस वक्त लोगों को जहनी तौर पर बहुत मजबूत होने की जरूरत है। जहनी तौर पर लोग मजबूत जब होंगे जब उनके सामने परेशानियां नहीं होंगी, उनका पेट भरा हुआ होगा, उनकी नौकरी चल रही होगी, उनका कारोबार चल रहा होगा, उनका घर सब खुशहाल होगा, तो जहनी तौर पर मजबूत होंगे। क्या आपको लगता है कि आज मुल्क का जो मजदूर तबका है, जो किसान है, जो बुनकर हैं, जो पिछड़े हैं, क्या ये सभी लोग खुश हैं? सरकार इनके लिए कर रही है? शैलेश जी। जी अबू जी, देखिए जान है तो जान है। बिल्कुल। और
हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी लोगों के जान के लिए और जहान को सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र के कुल दैवत पूजनीय विठल जी के जो पंढरपुर मंदिर है वहां पर जाकर उनके दर्शन किया, उनसे प्रार्थना की कि हमारे महाराष्ट्र पूरे देश और पूरी दुनिया को कोरोना मुक्त करे, लोगों को दुख मुक्त करे, लोगों को चिंता मुक्त करे, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने मांगा। और उसके साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो लोगों की आज जरूरत है रोजगार की, उद्योग की, उसके लिए उद्योग मंत्रालय और मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी सतत कार्यशील है। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ 17,000 करोड़ के इन लॉकडाउन के अनलॉक जो पुनः हरिओम का नारा दिया उद्धव जी ने, उसके बाद 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर नए बिजनेस नए इंडस्ट्रीज लगने चाहिए उसके एमयूज तैयार हुए। 7,000 से ज्यादा छोटी और बड़ी कंपनियां शुरू की गई हैं। तकरीबन 14 लाख से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम पर लौटे। और हाँ, लेकिन जो अदर स्टेट के मजदूर थे लॉकडाउन में उन्हें महाराष्ट्र की सरकार नहीं रोक पाई। महाराष्ट्र की सरकार मजदूरों को नहीं रोक पाई, उनको 2 टाइम का खाना नहीं दे पाई। शैलेश जी, सच्चाई ये भी है? नहीं अबू जी, इस विषय पे आपके चैनल पे पहले भी डिबेट हुआ था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार ने, उद्धव जी की सरकार ने, ठाकरे सरकार ने भोजन वितरण केंद्र शुरू किए हुए थे, शिव थाली शुरू की हुई थी। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिव थाली का उपयोग किया है। उस समय जहां पर औद्योगिक बस्तियां थी, गरीबों की बस्तियां थी, वहां पे हमने गरीब भोजन वितरण केंद्र शुरू किया था। अब जाने दिए, मुझे उस राजनीति में फिर से बार बार आपकी चैनल पे चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस विषय में पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि राजनीति किसने की, किसने उकसाया मजदूरों को। मजदूर रास्ते पे उतरे तो ये केंद्र सरकार की भी जवाबदारी थी। आप तो ट्रेन बोले थे, आप एरोप्लेन बोले थे, आप बस बोले थे, तो आपने ट्रेन बस एरोप्लेन तो कुछ लाया नहीं। लोग रास्ते पे चलने लग गए, 4-4 दिन 5-5 दिन रास्ते पे चलने लगे। उसके बाद उद्धव जी ने वहां पे बसेस की सुविधा की, उनको लोगों को राजू पांडे जी। और आज भी मैं बताता हूँ मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। रोजी रोटी क्योंकि जो उत्तर प्रदेश, ठीक है शैलेश जी, बात हो गई। शैलेश जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं। शैलेश पांडे, मैं दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। मैं राजू पांडे जी आपके पास आना चाह रहा हूं। अफजल अब्बास साहब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए आप, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं राजू पांडे जी, जो बातें अपोजिशन ने खासतौर से कही, चाहे शैलेश पांडे ने कही हो या तनुज पुनिया जी ने कही हो, जब हमने शुरुआत की थी उस वक्त आप डिबेट में शायद मेरे साथ नहीं थे। राजू पांडे जी, जो हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कशिका, उन्होंने कहा कि जहनी तौर पर लोग उसी वक्त मजबूत होंगे जब उनका पेट भरा हुआ होगा, वो परेशान नहीं होंगे, माली जो हालत है उनकी बेहतर होगी। लेकिन क्या राजू पांडे जी, सच्चाई पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या जो मुल्क का किसान तबका है, जो मजदूर हैं, जो बुनकर हैं, जो पिछड़े हुए हैं, क्या वो इस हालत में है? एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ उन्हें अपने पेट की फिक्र। राजू पांडे साहब, देखिए अबू जी देखिए, अभी पुनिया साहब ने कहा कि उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ करके उन्होंने काम करवा लिया स्टेट गवर्नमेंट से। देखिए, पूरे देश में अगर सबसे अच्छा काम कहीं हुआ है तो यूपी में चल रहा है। और जो गवर्नेंस है, अगर आप मुझसे पूछे तो योगी जी ने 24 करोड़ की आबादी में जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना को नियंत्रित किया और जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अद्वितीय है। उन्होंने खुद बना, उन्होंने करवा लिया। फिर वो आ गए कि 6,000 का कमाई था, 5700 का बिल था। कि इंडिविजुअल बातों पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, इंडिविजुअल नहीं राजू पांडे जी, ये बहुत बड़ा इशू है बुनकरों के साथ। 2 तरीके होते हैं राजू पांडे जी, ये यूपी के बुनकरों के साथ बहुत बड़ा इशू है। सुनिए, मुझे नहीं पता है उस बारे में। जी, उस बारे में मुझे नहीं पता है जी। अबू जी, मेरी बात सुनिए। उस 5,5700 बिल और 6,000 कमाई के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपसे एक संजीदगी से एक बात बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, जब इस प्रकार की कोई परिस्थिति होती है तो इकोनॉमिक में 2 एस्पेक्ट होते हैं आप बाहर निकलने के। एक तो है वेनेजुएला का मॉडल, जो कम्युनिस्टों का मॉडल है, जो इकोनॉमिस्ट है, कि पैसा छाप दो और महंगाई बढ़ा दो और इकोनॉमी से बाहर निकल जाओ इस प्रॉब्लम से। आपने वेनेजुएला की हालत देख ली, आपने रूबल की हालत देख ली, क्या रसिया के साथ हुआ 1991 में। इस सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया कि हम लोगों को सस्ते दर पे लोन देंगे, हम विदाउट सिक्योरिटी लोन देंगे, जिससे इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी। 80 करोड़ लोगों के घर पर अनाज देने की बात चल रही है। और महाराष्ट्र के यहाँ बैठे हुए हैं, इसके बाद राजस्थान में सरकार है पुनिया साहब की,
इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, उत्तर बंगाल में है ममता जी के, तो ये लोग क्यों नहीं बांट देते हैं? ये करोड़ों रुपए बांट देना अगर इनके पास है। लेकिन राजीव पांडे जी, जो बातें आप कर रहे हैं, ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने कल ही ये बयान दिया था कि वजीर आजम के बनारस की उन्होंने बात कही थी कि बुनकर यहां पर कितने ज्यादा परेशान है। अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अखिलेश यादव को या प्रियंका गांधी जी को चीजें नजर क्यों नहीं आ रही हैं राजीव पांडे जी? राजीव पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं दोबारा से हम इस पर बात करेंगे। कनिष्का जैन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर कशिका, जिस तरह से आपने कहा कि ये हालात जो हैं, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए कि वो जहनी तौर पर मजबूत रहें। क्या कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि कोरोना का डर तो एक तरह से पब्लिक के सामने है, दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को क्या कुछ करने की जरूरत है कि वो जहनी तौर पर एक तरह से मजबूत रहें? देखिए, कोई भी इंसान अगर जहनी तौर पर मजबूत होना चाहता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे विचार, क्योंकि ये जो परिस्थिति है वो सभी के लिए एक समान है। अब हर अनुपात में जिसका जो भी लेवल है उसी के अनुपात में उसका नुकसान भी हो रहा है। जैसे अगर हम गरीब वर्ग की बात करें तो जितना वो कमाते थे उस हिसाब से उनका नुकसान हो रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों की करें तो उसी अनुपात में उनका हो रहा है, और इसी तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी नुकसान हो रहा है। तो सारे के सारे हम लोग ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर सामान्य नहीं है। ऐसे में हमारे विचार, क्योंकि जैसे अभी हम गरीब भाइयों की बात कर रहे थे और मैंने बताया भी कि अगर मेरे सामने मेरे बच्चे भूखे हैं या मेरे को दिखाई दे रहा है कि कल के लिए मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे में मुझे कोरोना से जान से खतरे की बजाय ऐसा लगेगा कहीं मेरा परिवार भूख से ना मर जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई डिप्रेस होकर आत्महत्या कर ले कि थोड़ा बोझ तो कम होगा। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी कोरोना से जान की परवाह ज़्यादा नहीं करता, वो सोचता है कि मैं बाहर निकलूं, कमाऊं, कुछ करूं। तो तनाव भी रहेगा कि अगर कुछ कोरोना हो गया तो घर पे खर्चा बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हमारे विचार हमारे को शांत रख सकते हैं, और विचार ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ कभी भी स्थायी नहीं होती, हर चीज़ अस्थायी होती है। जैसे ये कोरोना चल रहा है, 2, 4, 5, 6 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे में अपने आप को ये समझा कर कि मुझे बाहर भी निकलना है, मुझे कमाना भी है और मुझे अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, बार बार आप अपने आप को कुछ सकारात्मक सुझाव दें। जैसे कि सरकार भी अपने प्रयास कर रही है, हर व्यक्ति अपने लेवल पर अच्छी तरीके से प्रयास कर रहा है कि जल्दी से कोरोना की वैक्सीन आए या मेडिसिन आए, और मैं बाहर निकल रहा हूँ कमाने के लिए जीविका को, तो मुझे सुरक्षित रखना है। तो जब हम माइंडफुल रहते हैं, मतलब अपने हर काम के लिए सजग रहते हैं, तो हम ना बेहतर रहते हैं। दूसरी बात ये कि हम जैसे शरीर को जो खाना देते हैं उसी से हमारी सेहत बनती है। हम दिमाग को भी जो खाना देते हैं, अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हम इस तरीके की खबरें जो हमें पैनिक कर देती है, वहाँ इतने मर गए, वहाँ पर महामारी इस तरीके से फैल गई है, सरकार मदद नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह, हम जितना नेगेटिव चीजों से बचें और पॉजिटिविटी अपने अंदर लें, और साथ के साथ सांसों के व्यायाम, जाहिर सी बात है पॉजिटिव रहने की जरूरत है। हालांकि पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव से सभी लोग डरे हुए, लेकिन लाइफ में कम से कम पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मुस्बत सोच रखिए और पॉजिटिव लाइफ में रहिए, क्योंकि ये घड़ी बहुत मुश्किल घड़ी है और इसमें एहतियात की बहुत जरूरत है। मुझे ब्रेक पर जाना है। अफजल अब्बास साहब, आप भी कुछ इशारा कर रहे थे, ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपके पास ही आऊंगा लौटकर। राजीव पांडे भी हमारे साथ ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे और इसी इश्यू पर हम चर्चा करेंगे कि जिंदगी को हमवार कैसे किया जाए कोरोना के इस दौर में, और इसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रही है, इस पर भी बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो प्राइम डिबेट में आज बहुत अहम इशू की हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में आखिर जिंदगी हमवार कैसे हो, जिंदगी पटरी पर कैसे दोबारा से लौट कर आए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अफजल अब्बास साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, एक तरफ तो हम देखते हैं कि सरकार बड़े बड़े ऐलान कर रही है, वादे कर रही है, पैकेज का ऐलान किया जा रहा है और इसके अलावा 80 करोड़ लोगों के मुफ्त अनाज की बात की गई। लेकिन अफजल अब्बास साहब, दूसरी तरफ आप देखिए कि डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। तो क्या इस तरह से महंगाई के इस दौर में क्या लोगों की राह हमवार होगी? एक तरफ कोरोना का डर है और दूसरी तरफ महंगाई, मसला हल कैसे होगा? अब हो रहा साहब, मैं थोड़ा सा इससे हट के एक बात कर दूं। पहले सवाल जी बिल्कुल। देखिए, जो परेशानियां आई हैं वाकई इसको जिसके हर इंसान कोशिश कर रहा है कि परेशानी से निजात पाया जाए। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है कि आज देश स्तर पे जो कोरोना फैला और कोरोना फैलने की वजह से स्प्रेड होने की वजह से जो परेशानियां में इजाफा हुआ, मैं बड़ी ईमानदारी से मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूं कि सरकार पे नहीं, केंद्र सरकार, न बिहार सरकार, न राज्य सरकार, कि राज्यों की सरकारें अगर माइग्रेंट लेबरों को अपने घर सुरक्षित रख लेती, उनका विश्वास जीत लेती, तो मैं समझता हूं कि इतनी मुसीबत नहीं आती। ये लोग प्रदेश में से अपने प्रदेश गए, वहां परेशानी बढ़ी, साथ साथ जहां से गए, जहां काम कर रहे थे वहां फैक्ट्रियां बंद पड़ी, मजदूर रही है। मुझे हाल ही में मालूम हुआ कि बिहार, पंजाब के लोग फिर बिहार जा रहे कि चलो मेरा धान की रोपनी करनी है, कि वहां फसल लगाना है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकारों ने कोताही की, जिसका नतीजा हुआ कि ये मुसीबत और बढ़ी। हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी सरकारें अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं कि इस वबा से, इस मुसीबत से, ये जो परेशानियां हैं इससे निकला जाए। अब रहा सवाल तेल की एक इंटरनेशनल पॉलिसी है वो केंद्र की, उसमें वाकई मैं समझता हूं कि ये बढ़ोतरी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल के तो दाम बहुत घटे हैं अफजल अब्बास साहब। लेकिन पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी की आप बात करेंगे तो कच्चे तेल के दाम तो बहुत ज्यादा गिरे हैं। हाँ, तो मैं शैलेश जी आ रहा हूँ।
जी घटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लेकिन सवाल ये है कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को कुछ नए फैसले लेने पड़ते हैं। मैं समझता हूं उसी आधार पर किया हो। लेकिन जिस रफ्तार से तेल बढ़ रहा है उससे हम भी पीड़ित हैं, किसान भी पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि हर तबके के लोग जो जहां तेल का इस्तेमाल करते हैं उनको झेलना पड़ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार, राज्यों की सरकार हत्तल इम्कान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि परेशानियों से निजात दिलाया जाए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहले से मालूम था, सडन आया है और ये सरकार को ये मालूम होता है कि 6 महीने, साल महीने, 1 साल, 1.5 साल रहेगा और इसका इंतजाम किया जाए। सडन ये आया है और इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ रहा है। और आप ठीक है शैलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तनुज पुनिया, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। बड़ी सी बात हो गई। जी मैं ठीक है, मैं तनुज पुनिया जी आ रहा हूँ। शैलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिहार सरकार, नहीं एक बात कह दो, बिहार ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। अब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। सरकार उन मजदूरों के लिए कम से कम जी मैं कह रहा हूं कि बिहार सरकार उन मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। 20 लाख से ज्यादा करीब मनरेगा के तहत लोग रोजगार दिया जा रहा है और कई कम से कम 50 लाख रोजगार सृजित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी है। और ताकि हमारे मजदूर भाई, शैलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं तनुज आपके पास भी आ रहा हूं। कोशिश कर रहे हैं। शैलेश पांडे जी, कोशिश कर रहे हैं। शैलेश पांडे जी, ये चुप हुए तो बोलूं मैं जी अबू जी, अभी इन महानुभाव ने जो कहा कि मजदूरों के पलायन के लिए, अफरा तफरी के लिए राज्य सरकारें जवाबदार है, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं खुद एक मजदूर नेता हूं। मैं महाराष्ट्र में हमारी बहुत सारी यूनियन है और मजदूरों का काम करता हूं। आपको याद होगा जब गाइडलाइन जारी की गई केंद्र सरकार के द्वारा, तो जो मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी कि उनको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, बाद में ये सारी गाइडलाइन किसके थ्रू थी? ये केंद्र सरकार के थ्रू थी। ये राज्य सरकार ने कहीं कुछ नहीं कहा था। तो उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लोग मजदूर बेचारे रास्ते पे उतर गए। उसके बाद फिर अपने रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लोग साइबर कैफे और कंप्यूटर है इसके पास, क्योंकि वो मजदूरों के पास तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सारे इंस्ट्रूमेंट होते नहीं है, वो लैपटॉप वगैरह। तो ये जो अफरा तफरी मची, जो गाइडलाइन उस वक्त केंद्र सरकार ने जारी किया था, उसे केंद्र सरकार को पहले ही समझना चाहिए था कि मजदूरों के पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, क्या साधन है, क्या साधन नहीं है। उसके हिसाब से, जैसे बाद में फिर ट्रेन की लिस्ट मांग रहे हैं, फिर ये सारी चीजें, तो इसमें जितना जवाबदारी हुई अफरा तफरी में, ये केंद्र की जवाबदारी बनती थी। इसके पहले तो भाजपा बिल्कुल कुछ चीजें तो वेल प्लान तरीके से नहीं की गई, या मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं एक तरह से कमी रही, रोड मैप उसका एक तरह से तैयार नहीं किया गया। मैं तनुज पुनिया जी आपके पास आना चाहूंगा। तनुज, आपने बड़ी अच्छी बात बुनकरों का इशू छेड़ा था, क्योंकि हम देखते हैं खासतौर से किसानों पर फोकस किया जाता है, मजदूरों पर फोकस किया जाता है, बुनकरों को हम भूल जाते हैं। बुनकरों के इशू बिल्कुल कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता और उनके इशू पर बात भी बहुत कम होती है। और जितना बड़ा इशू इस वक्त यूपी में है, पूरे यूपी में बुनकरों ने इस वक्त 1 हफ्ते का हड़ताल किया, उनके पावरलूम पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सरकारें उस तरफ तवज्जो नहीं देती हैं। बड़ा अच्छा इशू आपने छेड़ा था कि जिस तरह से जो लाइट चार्जेस हैं, जो बिल लिया जा रहा है, कई साल पहले पर जो पावरलूम होता था उसका बिल 75 रुपए या 80 रुपए आता था, लेकिन अब रेट बढ़ाकर 1000 रुपए और 1500 रुपए कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोरोना के दौर में इस तरह से इन मजदूरों के साथ, किसानों और खासतौर से बुनकरों के साथ करते हैं, तो ये तो दोहरी मार होगी। बिल्कुल। मैं इससे पहले आपका जो पॉइंट था एक पेट्रोल डीजल वाला, उस पर बस एक बात कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1/3 हो गए हैं कच्चे तेल के दाम, लेकिन एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क जो है इतनी तेज बढ़ाया है इन्होंने, लगभग 33 रुपए और 32 रुपए कर दिया है। तो ये एक तरह से जनता से लूट है। ये सरकार जनता से ही लूट के और उन्हीं को लोन देने की बात कर रही है। और ये पेट्रोल डीजल से बुनकर भाई भी हमारे इतने प्रभावित हुए हैं। जो माल पहले आता था वो उसमें अभी 2-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वो इसलिए बढ़ोतरी की है क्योंकि डीजल महंगा है, ट्रांसपोर्ट जब आएगा तो वो महंगे से उनको मिलेगा।
तो हर तरफ से दबे हुए महसूस कर रहे हैं। आज भी जैदपुर का एक कंटिंजेंट गया था, हमारे मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको आज ही उन्होंने ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर। उसमें सबसे बड़ी उनकी मांग थी यही बिजली के बिल के लिए। एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो कोई सब्सिडी तो कम से कम आप दीजिए। मुख्यमंत्री जी से दिसंबर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बनारस में जाकर मुलाकात हुई थी, बुनकर भाइयों की हमारे बनारस में जाकर मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि मार्च तक का हम बिजली का बिल आपका माफ कर देंगे, यह एटलीस्ट पुरानी सब्सिडी के हिसाब से आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक उसकी घोषणा नहीं हुई। आज भी जब बिजली का बिल आ रहा है, सेल हो नहीं रही है, आपकी डाइंग की फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है, आज जो रंग आते हैं वो उसमें भी कमी है। तो ये सब बातें एक के ऊपर एक लद करके जब सामने आ रही हैं, तो इतना दब जा रहा है आदमी, इतना दब जा रहा है बुनकर भाई हमारा कि वो कहीं नहीं रह गया। हमारे जो हस्त करगा से जो बनाते हैं हैंडलूम से, वो 3-4 आदमी लगते हैं एक दिन में, तब 200 से 250 का काम कर पाते हैं। तो इतनी तो मनरेगा मजदूर की भी कमाई है। तो वो अपना सब काम धाम छोड़ के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हजारों सालों से हमारे जो हैंडलूम फेमस है, हमारा कॉटन का कपड़ा फेमस है, वो आज उसका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। हालत बहुत बंद करके मनरेगा में जाके मजदूरी करना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अफजल अब्बास साहब एक छोटा सा कमेंट आपसे ले लेता हूं। जो बात तनुज पुनिया ने यहाँ पर रखी, किसानों की बात तो हम अक्सर करते हैं, और जाहिर सी बात है कि किसान तो हमारा अन्नदाता है, वही एक तरह से पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया का एक तरह से पेट भरता है। लेकिन जब बात बुनकरों की आती तो इनके इश्यूज पर कभी रोशनी नहीं डाली जाती, इनके लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता है। और बहुत बड़ा एक सेक्टर है, अगर टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करें अफजल अब्बास साहब। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका ये तो प्रभावित तो हुए हैं लोग भी काफी, और परेशान हालत मैं समझता हूँ कि बिहार जहां भी है, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इनको हत्तल इम्कान सहूलत मुहैया कराना चाहिए, लाजमी, बल्कि लाजमी है, वरना वाकई भूखे मरने के कगार पे हैं। और इनको हो सकता है तो मैक्सिमम डायरेक्ट इनको बेनिफिट जो मिले, ताकि अफजल अब्बास साहब, ये चीजें सरकार को नहीं दिखती है, ये चीजें सरकार को नहीं दिखती है। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमारे किसानों के अलावा मजदूरों की बात करें, बुनकरों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, सब परेशान ही है आज के दौर में भी। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ भुखमरी। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सब लोग परेशान है, चाहे वो गरीब से लेके अमीर तक। अमीर तो खैर अपना अमीर भी परेशान इसलिए है कि उसका रोजगार नहीं चल रहा है, वो तो पेट भर ले रहा है, अपना गाड़ी पे घूम रहा है, अच्छी लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन उसके जो इनकम थे वो भी बंद हो गए। और बंद क्यों हो गए? इसलिए कि ये लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से अनलॉक हुआ और मजदूर भी नहीं मिल रहा है। जब प्रोडक्ट होगा, सप्लाई नहीं होगा तो कैसे होगा? तो मेरा ये मानना ये है कि जो भी जितने भी लोग परेशान है, हाल लोग हैं, उनकी सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन फैक्ट्रियां बंद होना, रोजगार का एक बार ब्लॉक हो जाना, काम बंद हो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। मार्केट में प्रोडक्शन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आज के आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैं खुद आज डिटॉल है, डिटॉल लेने के लिए क्या, डिटॉल ब्लैक हो रहा है, मिल चुकी, प्रोडक्शन नहीं उसके पास है। डिटॉल जो आदमी ये तो सरकार की, देखिए ये तो सब सरकार की नाकामी है। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये तो सब सरकार की नाकामी है अफजल अब्बास साहब। सरकार में जो लोग हैं उनकी एक तरह से नाकामी है, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि मार्केट को किस तरह से चलाना है, चीजों को किस तरह से मुहैया कराना है, तो जिम्मेदारी सरकार के। शैलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ दूं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान किसान महाराष्ट्र में है, और इसके अलावा बुनकरों की अगर हम बात करें, भिवंडी की बात करें, मालेगांव की बात करें, या अचल करंची की बात करें, इन जगहों पर भी जो बुनकर है वो बहुत बुरी तरह से परेशान है। तो महाराष्ट्र में किसान, बुनकर, मजदूर सभी बहुत परेशान हुए। शैलेश जी, देखिए ये जो अबू जी, बुनकरों का जो विषय है वो सिर्फ और सिर्फ केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे देश के अंदर। बनारस ले लीजिए, जहां प्रधानमंत्री जी जहां से चुनकर आए, बड़े बड़े वादे हुए थे वहां पे बुनकरों के साथ, मजदूरों के साथ, पूरे देश के मजदूरों के साथ। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज पूरा दुनिया, पूरा देश
ये जितने भी मजदूर नेता है, जितने भी मजदूरी यूनियन है, सभी एक मुंह से ये कह रही हैं कि ये मजदूर विरोधी नीतियां बना रही हैं। इसका सबसे बड़ा मैं ज्वलंत उदाहरण आपको देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संघ की यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ ने भी मोदी सरकार के मजदूर नीतियों का विरोध किया था और उसके विरोध में मोर्चा निकाला था। लेकिन फिर भी आदरणीय मोदी जी की आंखें नहीं खुलती आरएसएस के बताने के बावजूद भी। और यही हाल बुनकर हो, मजदूर हो। ठीक है, राजू पांडे जी मेरे साथ दोबारा से जुड़ गए। बिल्कुल शैलेश जी, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। राजू पांडे जी मेरे साथ दोबारा जुड़ गया। राजू पांडे जी, आज के हमारे डिबेट का मौजू यही था कि किस तरह से जिंदगी को हमवार कैसे किया जाए, दोबारा से जो गरीब परेशान मजदूर जो है बुनकर, उनको पटरी पर कैसे लाया जाए। बहुत अच्छा कदम, बहुत बड़ा जो अनाउंसमेंट और ऐलान किया था गवर्नमेंट ने कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया गया, बहुत बड़ा ऐलान। लेकिन राजीव पांडे जी, एक तरफ आप तो ये सारे ऐलान करते हो, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की हालत आप देख लीजिए, महंगाई की हालत देख लीजिए, कैसे राह हमवार होगी, पटरी पर कैसे लौटेंगे लोग? राजीव पांडे जी, मैं बता रहा हूं। देखिए, जहां तक मैं जवाब देता हूं इसको। देखिए, केवल दो चीजें जो है, लिकर एंड पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं है। हर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर अपना टैक्स लेवी करती है और सेंटर का भी लेवी है। दूसरी बात क्या है कि इस पर अगर आप देख लें कि आप हर स्टेट का देख लीजिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महंगा है पेट्रोल डीजल, तो आप जाकर के देख लीजिए कि स्टेट का कितना लेवी है और सेंटर का कितना लेवी है। इसके बाद सेम ये लिकर पे, क्योंकि ये लोग ही विरोध करते हैं कि जीएसटी में नहीं लाने देंगे। दूसरी बात क्या है, देखिए, आप जो तेल का दाम है वो डायरेक्टली लिंक्ड अप है। 22 दिन से बढ़ रहा था, लेकिन 3 दिन से लगातार स्थिर है। और अगर आप जाकर के देखें तो 2013 में जो प्राइस थी पेट्रोल और डीजल की, आज ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइस है। मैं मानता हूं कि दुनिया में तेल का दाम गिरा है। आप और भी चीज देख रहे हैं कि सरकार को भी तो आप देख रहे हैं कि सरकार का जो जीएसटी का भी नीचे आया है, सरकार को भी तो लोगों को सैलरी देनी होती है। देखिए, आपको सब कुछ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और मैं इसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता कि अभी इन्होंने पांडे जी ने कहा कि बीएमएस ने भी विरोध किया है। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। भारतीय जनता पार्टी के जो आप सहयोगी संगठन भी कहेंगे वो भी विरोध कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अगर कोई पॉलिसी का विरोध करते हैं तो बातचीत करके उसका समाधान ढूंढा जाएगा। मेरा यह कहना है, जैसे हमारे अफजल भाई ने कहा, हमारे जेडीयू के जो बड़े भाई हैं मेरे, नमस्कार, आदाब, वो उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो सेंटर के साथ साथ हर स्टेट गवर्नमेंट को। राजीव पांडे जी, लेकिन अपोजिशन को एक काम नहीं दिख रहा है जमीनी सतह पर, इनको काम करना पड़ेगा। और राजीव पांडे जी, अपोजिशन को एक काम नहीं दिख रहा है जमीनी सतह पर। प्रियंका गांधी रोज ट्वीट करती है, राहुल गांधी जी रोज ट्वीट करते हैं, उनकी तरफ से बयान आते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव का बयान आया कि जो गरीब और मजदूर जो बुनकर है उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं जवाब देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब देना 2013 के सेंट्रल एक्साइज 9 रुपए 20 पैसे थी, से पहले भी 9 रुपए 20 पैसे थी, आज 33 रुपए है। 33 रुपए इतना 6 साल में बढ़ गया है। सेंट्रल एक्साइज स्टेट की बात नहीं कर रहा था। जवाब दे देता हूं। ठीक है, मैं तनुज आपके पास आऊंगा जी, जल्दी से। राजू पांडे जी, बात पूरी कर लीजिए। जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां हैं, इनको अप्रैल 2019 में भी मोदी जी का काम नहीं दिख रहा था, लेकिन जनता को दिख रहा था। मैं गांव से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं गांव से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, और गांव में हमारा कनेक्ट है। हम देख रहे हैं कि सरकार क्या काम कर रही है। सरकार क्या काम कर रही है आपको अभी नहीं पता चलेगा। मैं कह रहा हूं ना कि बिहार में अभी है ना चुनाव है, आपको पता चलेगा। अगर जो हम कह रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। राजीव पांडे जी, राजीव पांडे जी ने कहा कि 80 राजीव पांडे जी अन्न पहुंचाएंगे। राजीव पांडे जी पीएम, तो जनता हमें रिजेक्ट। राजीव पांडे जी पीएम तो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वहीं से जीत कर आए, लेकिन वहां के बुनकरों की हालत आप देखिए क्या है। प्रियंका गांधी ने बाकायदा कल ट्वीट किया है और बोले कि वहां के बुनकर जो है एक तरह से खुदकुशी करने को मजबूर हो गए हैं, अपने जेवर और गहने बेच रहे हैं। क्या खुदकुशी अबू जी? नहीं, प्रॉब्लम है
प्रधानमंत्री जी मैं के आपसे संसदीय सहमत हूं, क्षेत्रों प्रॉब्लम में है। बुनकरों ने देखिए, ये कुछ किया है। वैश्विक समस्या है, पूरी दुनिया की समस्या है, पूरी दुनिया की समस्या है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, सेंटर भी कर रही है, और सब लोगों को मिलकर के उस समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि समस्या है कि सरकार ने सब कुछ कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति है पूरी दुनिया में, अमेरिका में 52,000 पर डे आ रहे हैं, जबकि उनकी आबादी 30 करोड़ है। देने के लिए यूपी का इतना बड़ा अमेरिका है, 24 करोड़ और 33 करोड़। सारे लेबर एक्ट को उठाकर समुद्र में क्यों फेंकने का काम कर रहे हैं? लेबर एक्ट है, मुझे पता है भाई। लेबर एक्ट को संरक्षण किसने समुद्र में फेंक दिया? मैं पेट्रोल ठीक है शैलेश जी अभी राजू पांडे जी आपको जवाब देंगे। तनुज पुनिया जी कुछ कह रहे हैं। जवाब दे दिया आपको। ठीक है आप सुन लीजिए। राजू पांडे सुन लीजिए, और आप वहां कम कर राजू पांडे जी आप सुन लीजिए। मैंने बहुत टाइम दे दिया, अब सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। शैलेश जी आप भी सुन लीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। तनुज पुनिया आप क्या कह रहे हैं? तनुज जी, अब भारतीय मजदूर संघ की बात। शैलेश जी मैं आ रहा हूँ जी। पांडे जी कह रहे थे 2013 का आपने जिक्र किया जी। 2013 में केंद्र की तरफ से जो एक्साइज लगा था 9 रुपए 20 पैसे था। आज वही एक्साइज बढ़ करके पेट्रोल के ऊपर 33 रुपए हो गया है। 23 रुपए का इजाफा किया है इन्होंने मात्र 6 साल के अंदर। वैसे ही डीजल के ऊपर 22-23 रुपए का इजाफा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र की जो एक्साइज है उसमें। तो ये ना कहें कि 2013 में जो दाम थे लगभग वही हो गए। 2013 में 3 गुने कच्चे तेल के दाम थे, उसको भी आप देख लें, अगर पढ़ के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दाम थे कच्चे तेल के उस समय। और आज 1/3 जब दाम हो चुके हैं तब इन्होंने 23-24 रुपए बढ़ा करके और इसको इतना महंगा डीजल पेट्रोल कर दिया। ऐसे में गरीब आदमी कहां जाएगा, कैसे गुजारा होगा? राजू पांडे जल्दी से इसका जवाब दीजिए, मैं फिर डॉक्टर कशिका भी वेट कर रहे हैं। जी मैं सहमत हूं उनसे। जी मैं पुनिया साहब ने बिल्कुल सही कहा कि दाम, कच्चे तेल का दाम गिर गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अरे भैया, एंटोनी भी तो थे। आपने 1 रुपया आर्म्स नहीं खरीदा पिछले 6 साल में। $6 बिलियन का केवल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कहीं से तो पैसा आएगा ना भाई, कि आप बॉर्डर छोड़ दें। आपके भैया पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, आप पता नहीं कहां ले जा रहे हैं इस बात को। आज हम पेट्रोल डीजल की एक्साइज की बात हो रही है, उसके ऊपर टैक्स की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है। पुनिया साहब, बडरा का जमीन बेच करके तो हम पैसा लाएंगे नहीं। ठीक है, फिर पेट्रोल और डीजल की बात अब गरीब। राजू पांडे जी आज हम बैठे थे, किसानों की बात करेंगे, बुनकरों की बात करेंगे, जो गरीब पिछड़े उनकी बात करेंगे। इन्हें पटरी पर कैसे लाया जाए? गरीबों को, मुल्क के जो बिछड़े गरीब है, इन्हें पटरी पर कैसे लेकर आया जाए? आज किस किस कंपनी ने कितनी कारें बेची हैं, वाड्रा का कितना फायदा हुआ, नुकसान है, इस पर हम बात करने के लिए नहीं बैठे। हम बैठे थे कि गरीबों की जो जिंदगी है वो पटरी पर कैसे लौटे। क्या सरकार ने इसके लिए वाकई में कोई मैकेनिज्म बनाया है? चीजें लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक नजर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा गरीबों में भी तशवीश हो रही है राजू पांडे जी, कि चीजें अगर इतना भारी भरकम पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का, तो चीजें अब दिखनी भी चाहिए। 3-4 महीने से पूरी जिंदगी ठप है राजू पांडे साहब। अब चीजें जमीनी सतह पर आनी चाहिए, ताकि लोगों का जहनी जो दबाव है, जहनी जो नफ्सियात है, उस पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े। मैं डॉक्टर कशिका, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर कशिका जैन, क्योंकि लोगों के सामने परेशानियां तो हैं ही हैं, जाहिर सी बात है कि कोरोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर माली तंगी, अपनी पेट की फिक्र, घर की फिक्र। ऐसे में मैं चाहता हूं कि बहुत मुख्तसर में जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बताएं कि क्या कुछ सावधानी करने की जरूरत है, क्या कुछ स्टेप लेने की जरूरत है इस मुश्किल घड़ी में, जहनी तनाव से छुटकारा कैसे मिले? देखिए, इस तनाव भरे माहौल में हमें ये समझना होगा कि कोरोना ही नहीं, बहुत सारी और भी ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ हम बहुत ही शांतिपूर्वक रहते हैं। जैसे कि HIV एड्स है, वो अब उससे इसलिए नहीं डरता इंसान क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कुछ इलाज है, क्योर है, या हम प्रिकॉशंस लेते हैं। इसी तरीके से कोरोना भी आने वाले कुछ समय में सामान्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें माइंड सेट करना होगा कि ये जो कोरोना है, इससे हमें डरना नहीं है, अब इसके साथ हमें जीवन बिताना है।
तो हमें जो ज़रूरी सावधानियां हैं उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जैसे हम सब लोग साफ सफाई रखते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, तो अब ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, हमारी आदत बन जानी चाहिए कि जब भी हम बाहर निकलें तो हम मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथ धोएं, या साथ ही साथ जैसे हमारे जीवन में दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाना चाहिए कि हमको सांसों के व्यायाम करने ही करने हैं। जैसे योग को अब पूरा विश्व जो है ना मान चुका है और साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जब हम सांसों के व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहता है। हमारी सांसों का और हमारे सोच का सीधा कनेक्शन है। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो हमारा दिमाग बिल्कुल यानी एहतियात बहुत जरूरी है। राजू पांडे साहब, जहनी दबाव जो दबाव है वो जब भी एक तरह से कम होगा, जहनी सुकून जब भी मिलेगा जब सारी चीजें एक तरह से पटरी पर होंगी। मतलब सरकार को गरीबों और पिछड़ों, बुनकरों, मजदूरों पर ध्यान देने की जरूरत है। राजू पांडे साहब, बहुत मुश्किल घड़ी है। लास्ट कमेंट मैं चाह रहा हूं आप देते जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल घड़ी है। और इस परिस्थिति में सरकार अपने तरफ से मैक्सिमम जो है कि कैसे किस प्रकार से हम इकोनॉमी को भी पटरी पर लाएं। अभी आपने मुझसे पूछा और किस प्रकार से, देखिए 80 करोड़ लोगों को अगर आप अन्न योजना चला रहे हैं तो पटरी पर लाने के लिए ही चला रहे हैं ना, कि कम से कम उनकी भूख से मृत्यु ना हो, उनकी भूख से प्रॉब्लम नहीं हो। और साथ में जब मैंने आपको एक डाटा जीएसटी का दिया तो आप कह रहे हैं नहीं, अरे जीएसटी 91,000 करोड़ अगर जून में आया है तो कुछ फैक्ट्री भी चली होगी। अगर कार बिक रहे हैं तो लेकिन ये गरीब से नहीं आया होगा। राजू पांडे जी, काम करने वाले लोग हैं वो हमारे जो निचले तबके के गरीब हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके पास से जीएसटी नहीं आया होगा। बिका होगा ना, सामान तो बिका होगा, जीएसटी नहीं आया होगा। अबू जी सामान तो बिका होगा ना। ठीक है, सामान तो बहुत सी चीजें डिबेट में रह गई। हालांकि कांग्रेस और सोनिया गांधी जी ने यह भी डिमांड किया था कि आप 80 करोड़ लोगों को खाने मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो कैश का भी कुछ इंतजाम होना चाहिए। 7,000 या 7,500 रुपए अगर गरीबों को मिल जाए तो और ज्यादा एक तरह से राहत मिल सकती है। बहुत सी बातें आज डिबेट में रह गई, लेकिन इतना तो जरूर है कि अब अगर लोगों को पटरी पर लाना है तो सरकार को बाकायदा एक रोड मैप मैकेनिज्म तैयार करना होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू पांडे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तनुज पुनिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश पांडे जी, अफजल अब्बास साहब और डॉक्टर कशिका जैन जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब। और हम आपको बताते चलें कि ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com।